सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में देखने वाले कि 2026 और 27 के लिए आपके पोर्टफोलियो में सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन से होने चाहिए। उसके साथ हम वैल्यूएशन देखने वाले हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड कब होता है, उसे जानना जानना कैसे है और जब ओवर वैल्यूएशन है तब इन्वेस्टमेंट कैसे अवॉइड करनी चाहिए। तो वैल्यूएशन रेशो देखने वाले हैं हम डिटेल में। तो उसके पहले आपको एज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि एज़ अ निफ्टी 50 या निफ्टी 500, तो इसमें ये पूरे सेक्टर में या आप पकड़ लो निफ्टी 500, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेक्टर को है। एज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको मार्केट के इंडस्ट्रीज या जो हाई वेटेज सेक्टर है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेक्टर है, अब निफ्टी 500 का ले लो तो सबसे ज़्यादा सेक्टर है कि हाईएस्ट वेटेज सेक्टर है निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक नहीं बैंकिंग सेक्टर का। उसके बाद आते हैं आईटी, उसके बाद पेट्रोलियम, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, रिटेल। अब जो सेक्टर से या फिर जो इंडस्ट्री है वो जानना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ये है कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और हर एक इंडस्ट्री की, हर एक फंड की, हर एक सेक्टर की एक साइकिल होती है। 3 साल अच्छा चलेगा, 3 साल बुरा चलेगा, है ना? 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, खराब अगर है तो वो 3 से 4 साल खराब चल सकता है। तो अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस चीज़ में या उस फंड में अगर कोई सेक्टर का हायर वेटेज है, मान लो बैंक सेक्टर है, स्पेसिफिकली बैंकिंग की बात करते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर है कोई फंड में, अगर उसको ज़्यादा वेटेज है और उसकी साइकिल खराब है, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न है वो ड्रॉ डाउन हो सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना? मतलब अच्छे मतलब बहुत हायर टर्म्स पे, हायर परसेंटेज पे ड्रॉडाउन आ सकता है। सेम चीज़ अगर आप निफ्टी आईटी का देखोगे, तो मेजरली निफ्टी 50 ने, है ना? निफ्टी 50 ने ज़्यादा रिटर्न क्यों नहीं दिया? तो आईटी सेक्टर बहुत सपोर्टिव नहीं है पिछले 3 सालों से, 4 सालों से। तो वही रीज़न है। अगर आप 2021 से लेके 2023 का पीरियड देखोगे, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। 2022 21 से लेके 2023 बैंकिंग सेक्टर देखोगे, लेंडिंग सेक्टर वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर था। क्यों हुआ था ऐसे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे कि बैंक के जो जिन्होंने लोन दिए, है ना? 2020 में कोविड क्राइसिस के कारण बैंक इकोनॉमी बूम रिकवर करने के लिए बैंकिंग सेक्टर ने बहुत पैसा पुश किया मार्केट में, है ना? लोगों को बहुत पैसा दिया। और उसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी लोन, बैड लोन्स हो गए। उसके कारण 3 साल तक पूरा जो बैंकिंग सेक्टर था वो वर्स्टली अफेक्टेड था। तो सेक्टर जानना एज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टर बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है, ये निफ्टी 100 का, निफ्टी 50 उसके बाद के जो 50 स्टॉक्स है, ये टोटल 100 निफ्टी 100 का पीई रेशियो चार्ट है। अभी पीई रेशियो क्या बताता है आपको कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बहुत सिंपल एक चीज़ ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। ओवर वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना है, अंडर वैल्यूएशन है, आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए। मेजरली ये बात ध्यान में रखना, अगर आप लमसम कर रहे हो, तो आपकी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सही पीई क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर एक सेक्टर के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए, मान लो निफ्टी 50 है, उसका अभी निफ्टी 100 है, तो इसके लिए निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, हर एक के लिए पीई रेशो अलग-अलग हो सकता है। अभी सही पीई रेशो क्या है, ये जानना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो निफ्टी 50 में ग्रोथ कितनी आएगी? 12%, 13% की ग्रोथ आएगी, तो उसका रेशो कम रहेगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको उससे आपको एक लाइन में पता चल जाएगा। जिस सेक्टर की या जिस इंडेक्स की ज़्यादा ग्रोथ आएगी, उसका उतना ज़्यादा पी रहेगा। मान लो निफ्टी स्मॉल कैप है, उसकी ग्रोथ हमेशा 20%, 15-20%, 25% तक रहेगी। उसका पी कभी भी 15 नहीं मिलेगा, कभी भी 20 पी आपको नहीं मिलेगा। मेजरली वो एलिवेटेड पी रहेगा क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है। कोई भी सेक्टर में ग्रोथ होगी, तो वहाँ का पी मतलब बढ़ेगा या फिर एलिवेटेड पी रहेगा। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या समझे कि हायर पी पर जो हायर वैल्यूएशन है उसमें इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए। लोअर पी पे आपका एवरेज आउट होना चाहिए, वहां पर आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो, वैल्यूएशंस के रिगार्डिंग, फंड्स के रिगार्डिंग, है ना, मार्केट साइकिल्स के रिगार्डिंग, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, अपडेटेड रहना है। तो अभी इमीडिएटली शुरू करते हैं कि फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छे फ्लेक्सी कैप कौन से हो सकते हैं 2026 और 27 के लिए। अभी आपके सामने 4 फंड्स मैंने सिलेक्ट किए। मेरे सिलेक्ट करने का फ़िल्टर बहुत सिंपल है, जो सबसे बड़ा फंड होल्ड करते हैं, है ना? एयूएम होल्ड करते हैं, उनको मैंने लिया। अभी मैं ये मिड कैप, ये ग्रोथ फंड्स के लिए या फिर स्मॉल कैप के लिए मैं एयूएम नहीं देखता हूँ। मैं जब मेरी इन्वेस्टमेंट ऐसी स्ट्रैटेजी या मेंटालिटी ऐसी कि मेरा पैसा सेफ होना चाहिए, एक कम रिस्क के साथ ग्रो होना चाहिए, रिटर्न 2% कम मिले तो भी चलेगा, बट फ्लेक्सी कैप का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका पैसा बहुत सिस्टमैटिक वे से कम रिस्क के साथ ग्रो होना चाहिए, इसीलिए हम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम वहां पर बहुत एग्रेसिव नहीं होते फ्लेक्सी कैप में।
ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, कोई भी फंड मैनेजर बड़े लेवल पर अच्छे एयूएम के साथ अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो मैं वहाँ पर मेरा फ़ोकस या फिर वो कंसंट्रेशन रख सकता हूँ मेरे फंड्स का। तो वहाँ पर मैं इसीलिए मैंने सिलेक्ट अगर 4 किए तो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड मैंने सिलेक्ट किया। अभी परक-पारिक का है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप है। बहुत सारे लोगों ने परक-पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत फेमस फ्लेक्सी कैप है। बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज का पार्ट है अपकमिंग ईयर्स के लिए। इससे पहले नहीं था, अपकमिंग ईयर्स के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज का पार्ट है। ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना, है ना? तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि सभी के सभी फ्लेक्सी कैप है। फंड एज 12 साल, 8 साल, 16 साल, लगभग 5 साल की है ना? तो फंड साइज़ पारक-पारिक की सबसे ज़्यादा है, एक्सिस की 30,000 करोड़ है। उसके बाद कोटक की लगभग 56,000 करोड़ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप की 20,000 करोड़ है। अभी फ्लेक्सी कैप में हमारा ऑब्जेक्टिव अल्फा जनरेट करना नहीं होता कि कोई चीज़ से मतलब कोई फंड के या बेंचमार्क से हमें 2% 4% पैसा ज़्यादा जनरेट करना, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होता। हमारा फ्लेक्सी कैप का ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि मार्केट अनसर्टेन सिचुएशन में अगर आपका पैसा मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए होल्ड है, आपको 20% रिटर्न नहीं चाहिए, बट आपका ड्रॉडाउन 10%, 30% भी होना नहीं चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फ्लेक्सी कैप का। कि ज़्यादा रिटर्न भी नहीं, पर ज़्यादा ड्रॉडाउन भी नहीं, एक स्टेबल वे से 13, 14, 15% के कैगर से आपका पोर्टफोलियो ग्रो होना चाहिए। ये फ्लेक्सी कैप का ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। अभी पिछले 1 साल से अगर देखोगे तो पिछले 1 साल में पारंपरिक के फ्लेक्सी कैप ने आपको कितना रिटर्न दिया है? लगभग 8% का, एक्सिस का 6, कोटक का 13, आईसीआईसीआई का 10। अगर आपको कोई भी फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अगर जानना है तो उसका जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग टाइम होता है, हम लोग फ्लेक्सी कैप हमने क्यों लिया है? मार्केट के एडवर्स जो सिचुएशन या अनसर्टेन सिचुएशन है, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में मार्केट ने बहुत साइडवेज रिटर्न या फिर बहुत नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए, है ना? ड्रॉडाउन हुआ है बहुत सारे पूरे मार्केट में। तो ऐसे समय में आपका फ्लेक्सी कैप, आपका मल्टी कैप, आपके जो हाइब्रिड फंड्स है, वो आपको सच बताते हैं कि ये सच में अच्छा परफॉर्मिंग है, फंड मैनेजर मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये आपको समझ में आता है। अगर आप सभी फंड्स देखोगे तो वेल मेंटेन है, उसमें 1 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत ट्रिकी है, तो ये है कि एक्सिस का अगर फ्लेक्सी कैप देखोगे और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप देखोगे, तो 3 महीने में -5% का रिटर्न है। मैं आपको मेरा पर्सनल थिंकिंग ऐसा है, अगर मैं सिर्फ मेरे एक सेफ्टी पैसे के लिए मतलब एक सेफ वे से पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं, फ्लेक्सी कैप का ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए। तो मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है। फ्लेक्सी कैप में 14% की जगह मुझे 12 ही परसेंट रिटर्न दे दो, बट 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 5%, 10% ड्रॉडाउन नहीं आना चाहिए। इसलिए ये ऐसे जो फंड्स है, एक्सिस का है या आईसीआईसीआई का है, मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, बट खराब रिटर्न्स भी बहुत कम चाहिए, मुझे ड्रॉडाउन हेवीली नहीं चाहिए। 3 महीने का ही अगर ड्रॉडाउन 5% का है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है? अभी उसके बाद में सभी रेशियोज़ देखेंगे, डिटेल में देखने वाले हैं हम। 3 साल का रिटर्न लगभग 3 साल का 20% का सीएजीआर है, 21 का 15% का एक्सिस का, कोटक का लगभग 18% और वही 19% आईसीआईसीआई का। अगर इसमें ही देखोगे तो एक्सिस बहुत आपको कम रिटर्न दे रहा है, बट रिटर्न से जज करना है बिल्कुल नहीं। अगर मुझे 10%, 12%, 14% मिल रहे हैं तो बहुत ओके है ना? रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप में इतने ही एक्सपेक्ट करने चाहिए। उसके बाद आते हैं रेशोज़ पे। अभी फ्लेक्सी कैप को रेशो से 100% जज करना सही चाहिए, रेशो से ही जज करना है। रिटर्न्स को थोड़ा बाद में जज करना है ना? करना है बट थोड़ा बाद में। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है आपको? पहला रेशो स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, बीटा, सॉर्टिनो, अल्फा। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताता है कि मार्केट ने या ये फंड कितना डेविएट हो सकता है, ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है। तो जितना नीचे जाएगा, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा विद हायर रिटर्न्स, वो फंड हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि फ्लेक्सी कैप का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम रिस्क, कम झिक-झिक, है ना? ज़्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए, ड्रॉडाउन बिल्कुल नहीं चाहिए, कम ड्रॉडाउन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8% नहीं होता, हाँ, 8% पकड़ लो, 8% ऊपर जा सकता है, 8% नीचे जा सकता है, ये है पारंपरिक का। एक्सिस का देखोगे तो 13%, कोटक का 12%, आईसीआईसीआई का 12%। तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल क्या है कि पारंपरिक का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। बट आप आपने ऊपर देखा था कि उसका 1 साल का रिटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो 1 साल का रिटर्न भी उसका 9% था एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स 13% या 11%। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो रिटर्न भी आपको कम मिलते हैं। तो शार्प रेशियो, आपको शार्प रेशियो क्या बताता है? अभी सेकंड रेशियो शार्प रेशियो क्या बताता है कि आपकी पर यूनिट ऑफ रिस्क आपको कितना रिटर्न मिलता है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो रहेगा, उतना ज़्यादा आपका फंड अच्छा है। मतलब कम रिस्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है फंड, आपको ये बताता है शार्प रेशियो। तो जितना ज़्यादा शार्प रेशियो, उतना ज़्यादा अच्छा। अगर आप शार्प रेशियो देखते हो तो 1 पॉइंट लगभग 8 पारंपरिक का है। एक्सिस देखोगे तो
0.6, वही कोटक देखोगे तो 0.81 और आईसीआईसीआई 1 है ना 1। तो एक्सिस तो सबसे वर्स्ट है इसमें क्योंकि शार्प रेशो अगर अच्छा नहीं है, एक तो शार्प रेशो ऐसा है कि आपको रिटर्न अच्छे चाहिए, शार्प थोड़ा खराब होगा तो चलेगा, है ना? अगर एग्रेसिव हो तो, बट शार्प भी खराब है, शार्प रेशो भी खराब है और आपका रिटर्न्स भी खराब है, तो फिर दिक्कत है ना? फंड को देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसमें। बीटा, बीटा क्या बताता है? मार्केट के कंपैरिजन में मान लो बेंचमार्क के कंपैरिजन में आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी बीटा जितना अच्छा रहेगा, जितना कम रहेगा और रिटर्न ज़्यादा है, तो बहुत-बहुत मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है कि बीटा भी कम है और रिटर्न्स भी अच्छे हैं। तो अगर ये सिचुएशन है, तो सबसे बेस्ट है। क्यों बीटा? बीटा आपको ये बताता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो मेरा फंड कितना ऊपर जाएगा। फंड के बेंचमार्क के कंपैरिजन में मेरा फंड कितना मूवमेंट करता है। मतलब 0.5 मार्केट ऊपर जाता है ₹1 से, तो फंड मूव करेगा 0.5 पैसा से 50 पैसा से और नीचे जाएगा सेम सिचुएशन, है ना? तो अगर रिटर्न्स अच्छे हैं और बीटा कम है, तो ये सिचुएशन सबसे बेस्ट होती है मेरे लिए, स्पेसिफिकली फॉर फ्लेक्सी कैप फंड ये देखना है आपको। तो अगर आप यही देखोगे तो एक्सिस का 0.97, 0.93 ये सबका एक ही है। अभी इसके पीछे का रीज़न है ना? मैं आपको अभी यहाँ पर ऐसा दिखता है आपको कि परक-पारिक का फ्लेक्सी कैप सबसे बेस्ट है, बट इसके एक ड्रॉडाउन भी है, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, है ना? अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे समझ में आएगा सिंपल चीज़। यहाँ पे परख इक्विटी देखोगे तो इक्विटी परसेंटेज परख-पारिक का 75 है, बाकियों का 91, इसका कोटक का तो डायरेक्टली 97 है और आईसीआईसीआई का लगभग 98 है। तो क्या रहेगा जब इक्विटी प्रोपोर्शन कम है परख-पारिक का, तो डेट परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपके रिटर्न्स कम बनेंगे, बीटा कम होगा, है ना? ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। परख-पारिक का एज़ अ फ्लेक्सी कैप परख-पारिक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग है, बट आपको आगे जानना है, मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों इन्वेस्टमेंट उसमें 1 साल 2 साल के लिए आपको क्यों अवॉइड करनी चाहिए, है ना? तो लास्ट में कंक्लूजन क्या हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप रिटर्न्स की या रेशियोज़ की बात करोगे, तो परख-पारिक का सबसे अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा फ्लेक्सी कैप का बहुत ज़्यादा 20-25% का रिटर्न नहीं है, बट एक स्टेबल निफ्टी से ज़्यादा, बट खराब सिचुएशन में वो डेट ले सकते हैं इक्विटी को बेच के, ये ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सी कैप का होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम, उसके बाद आते हैं कोटक का फ्लेक्सी कैप, है ना? एक्सिस तो मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, मूवमेंट अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट ज़्यादा है, तभी भी उसका रिटर्न कम है। वही आते हैं कोटक का, अगर आप ऊपर कोटक के रिटर्न्स देखोगे, जैसे मैंने कहा था, मैं इग्नोर क्या करता हूँ कि मुझे 2 महीने में 3 महीने अगर 5-10% का ड्रॉडाउन है, तो मैं 100% अवॉइड करता हूँ। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में तो मैं 100% अवॉइड करता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर रिस्क लेना ही नहीं है ना? तो इसलिए कोटक का बचता है और परक-पारिक का बचा है। ये आईसीआईसीआई का भी 5% का ड्रॉडाउन है, तो मुझे ड्रॉडाउन नहीं चाहिए स्पेसिफिकली फॉर फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पे अभी परक 2 फंड्स बचे हमारे पास, परक पारिक का और आईसीआईसीआई का। तो उसके बाद भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सॉर्टिनो रेशो का। अभी सॉर्टिनो रेशो आपको यहाँ पर अगर आप ये देखोगे 4th रेशो देखो तो सॉर्टिनो रेशो क्या बताता है ना, कि जितना ज़्यादा सॉर्टिनो रेशो है, उतना ज़्यादा अच्छा है। ये ध्यान में रखना। अब सॉर्टिनो रेशो डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। ये फंड आपका कितना डाउनसाइड रिस्क है फंड में, ये आपको सॉर्टिनो रेशो बताता है। जितना कम सॉर्टिनो रेशो, उतनी ज़्यादा आपकी डाउनसाइड रिस्क और जितना आपका ज़्यादा सॉर्टिनो रेशो उतनी आपकी डाउनसाइड रिस्क होती है, वो कम होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से अगर आप आईसीआईसीआई देखते हो या परक-पारिक देखते हो तो परक-पारिक जीतता है। इधर मतलब इसमें परक-पारिक एक सुपीरियर आपको रेशियोज़ में बताता है। बट परक-पारिक का अभी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, कहाँ आती है परक-पारिक की दिक्कत। अभी यहाँ पे आप परक-पारिक का एग्ज़िट लोड देखो, है ना? परक-पारिक का अगर आप एग्ज़िट लोड देखो तो 2% का एग्ज़िट लोड है। अभी ये 2% का एग्ज़िट लोड बहुत होता है। अपने को रिटर्न मिलने वाले 14%, 13% रिटर्न मिलने वाले, उसमें से 2% का एग्ज़िट लोड लगेगा। 1% 2% का एग्ज़िट लोड 1 साल के लिए है और अगले 1 साल में, है ना? अगर आपने 2 साल के अंदर विथड्रॉ किया तो 1%। तो जस्ट इमेजिन कि परक-पारिक का जो आपका एग्ज़िट लोड है, वो वन ऑफ द मतलब मुझे मालूम नहीं क्यों है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बट वो ऐसा उनका ऐसा माइंडसेट रहा होगा कि जितना ज़्यादा चर्निंग कम रहेगा पोर्टफोलियो में, जितना ज़्यादा लोग कम बेचेंगे, खरीदेंगे तो उनको एक स्टेबल एयूएम मिलेगा मैनेज करने के लिए, तो वो हो सकता है। अभी रिस्क क्या है ना इधर परक-पारिक में, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। 2% का एग्ज़िट लोड है, आपका अगर आप रेगुलर स्कीम लेते हो तो लगभग 1.5% का 1.30 का आपका एक्सपेंस रेशियो, लगभग आपके 3%, 3.5%, 4% पकड़ लो, आपके ऐसे ही रिटर्न जाएँगे। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, भले आपको 14% का रिटर्न मिल जाए। तो आपको एक एवरेज रिटर्न कितने आते हैं, मान लो 14 में से आपको 3-4 कम ही पकड़ लो, 10% ही रिटर्न मिलते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइज़न है, तभी ही स्पेसिफिकली फॉर परक-पारिक तो ही इन्वेस्टमेंट देखना। अब वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी वही सेम हाल है
है ना? या फिर कोटक का अगर आप देखोगे तो 1% का एग्ज़िट लोड है बट एक्सपेंस रेशियो देखना लगभग 1.5% का एक्सपेंस रेशियो है। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कोटक और परक पारिक में हम बात कर रहे थे। तो आप क्या कर सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी एसेट क्लास हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, फ्लेक्सी कैप हो, हमेशा 2 फंड्स होने चाहिए। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप के बारे में सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने का तो परक पारिक और मेरे ख्याल से कोटक वन ऑफ द बेस्ट एक क्या बोलते हैं डीओ हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी दिक्कत क्या है ना, ये टैक्सेशन या एग्जिट लोड के कारण आप अगर 2 साल या उसके कम समय में सोच रहे हो कि मुझे एग्जिट लेना है, तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए सही नहीं है क्योंकि 3-4% का अगर आपको ऐसे ही टैक्सेस से या फिर एग्जिट लोड से, एक्सपेंस रेशियो से लोड होता है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन क्योंकि इससे ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखते हो तो 3-4% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है क्योंकि अपकमिंग मार्केट ऐसा नहीं कि आपको 25-30% का कैगर मिलेगा। आपको वैसे ही रिटर्न 14-15% ही मिलने वाले हैं। ऊपर से अभी अगर 3-4% कट होते हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ हेल्दी पोर्टफोलियो। तो ये ध्यान में रखना है। तो कुछ भी वैल्यू एडिशन आपके पोर्टफोलियो में या थॉट में हुआ होगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे अपडेटेड, है ना? हम ऐसे ही वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत सारे जो सिक्लिकल सेक्टर्स है या फिर सेक्टर्स को एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम लाते रहते हैं। तो मेक श्योर यू स्टे अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना। थैंक यू।